नमस्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के स्तर से हल नहीं कर सकते जिसने उन्हें बनाया है। और ये बात आज की हमारी चर्चा के लिए मुझे लगता है एकदम सही बैठती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत में सैन्य थिएटर कमांड की स्थापना पर। ये विषय द प्रिंट के एक अहम लेख पर आधारित है और यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो जरूरी है ही, चाहे मेंस हो या प्रीलिम्स, पर साथ ही उन सभी के लिए भी जानना जरूरी है जो देश की सुरक्षा व्यवस्था में रुचि रखते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे। थिएटर कमांड की जरूरत क्यों है, इस पर अलग अलग राय क्या हैं और आगे क्या हो सकता है। भारतीय सशस्त्र बल, ऐसा लगता है, वाकई एक अहम मोड़ पर खड़े हैं। आज़ादी के बाद शायद पहली बार सेना के लड़ने के तरीकों में इतने बड़े बदलाव की बात हो रही है। सवाल सीधा है, क्या भारत भविष्य में भी तीनों सेनाओं के बीच मौजूदा अलगाव, जिसे सर्विस साइलो भी कहते हैं, उसी में बना रहेगा, या फिर एकीकृत थिएटर कमांड की तरफ बढ़ेगा? ऐसा कमांड जो एक साथ कई मोर्चों पर, कई डोमेन में और शायद लंबे युद्ध लड़ने में सक्षम हो। बिल्कुल। और इस बहस के आप कह सकती हैं दो मुख्य सिरे हैं। एक तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान है। वो थिएटर कमांड को संयुक्तता की अगली कक्षा, मतलब जॉइंटनेस का अगला लेवल मानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, जो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं, उन्होंने हाल ही में रण संवाद में थोड़ी सावधानी बरतने की बात कही। हाँ, उन्होंने कहा था कि जॉइंट प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन तो चाहिए, पर शायद थिएटर कमांड जैसा नया ढांचा जरूरी ना हो। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि शायद इसकी जरूरत ना हो, और यहीं से ये पूरी बहस और भी दिलचस्प हो जाती है। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस जटिल विषय के अलग अलग पहलुओं को खोलें। इसका इतिहास क्या रहा है, सिद्धांत क्या कहते हैं और भारत की अपनी जमीनी हकीकतें क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि अभी की संरचना क्या है और इसमें बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। देखिए, अभी दिल्ली में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के लिए कई मैकेनिज्म्स हैं। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है, कॉस्क है, हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ HQ IDS है, और अब तो CDS का पद भी है। ये सभी प्लानिंग में, हथियार खरीदने में, इन सब मामलों में तालमेल बिठाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सीधे युद्ध के मैदान में सेनाओं को कमांड नहीं करते। अच्छा। ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो अभी भी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के पास ही है। ओके, मतलब तालमेल ऊपर के लेवल पर तो है, प्लानिंग के लेवल पर, लेकिन जब असल ऑपरेशन की बात आती है जमीन पर, तब कमांड अलग अलग ही रहती है। जो फील्ड में कमांडर्स इन चीफ हैं, CNI, वो अपनी अपनी सेनाओं को ही आदेश देते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर थिएटर कमांड की जरूरत सामने आती है। ये जो एक खाई है, मतलब दिल्ली में बैठे स्टाफ लेवल की प्लानिंग और जमीन पर एक कमांडर द्वारा लड़े जाने वाले एकीकृत युद्ध के बीच, उसे पाटने की ये एक कोशिश है। अगर जॉइंट प्लानिंग सिर्फ दिल्ली तक ही रह गई तो एकता बस कागज पर या स्टाफ लेवल पर दिखेगी, उस ऑपरेशनल कमांडर के स्तर पर नहीं जिसे असल लड़ाई लड़नी है। तो CDS इसे जॉइंटनेस का अगला कदम बता रहे हैं। लेकिन वायुसेना प्रमुख की चिंताएं क्या हैं? उन्होंने एक JPCC का जिक्र किया था, वो क्या है? जी, एयर चीफ मार्शल सिंह का मानना है कि जॉइंट प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन तो बहुत जरूरी है, पर उसके लिए थिएटर कमांड जैसा बड़ा संगठनात्मक बदलाव शायद जरूरी ना हो। उन्होंने COC के तहत दिल्ली में ही एक जॉइंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी JPCC का सुझाव दिया। अच्छा। उनका तर्क है कि इससे प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड हो सकती है और उसे लागू करने का काम, मतलब एग्जीक्यूशन, वो डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से हो सकता है, बिना मौजूदा क्षमताओं को बिखेरे। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अमेरिका या चीन के मॉडल की नकल नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जोर दिया कि हमें अपने हिसाब से सोचना होगा, अपनी जरूरतों के हिसाब से। और एक और चिंता थी रिटायर्ड एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार की। उन्होंने तो तुलना की थी कि वायुसेना को थिएटरों में बांटना एक धारदार तलवार को 3 टुकड़ों में तोड़ने जैसा है। हाँ, वो एक काफी मजबूत रूपक है, उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन शायद वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। देखिए, वायुसेना तो पहले से ही 5 ऑपरेशनल कमांड्स में काम करती है और जरूरत पड़ने पर स्क्वाड्रंस को एक कमांड से दूसरी कमांड में भेजा भी जाता है। अच्छा। तो थिएटर कमांड का मतलब तलवार तोड़ना नहीं है, बल्कि हर थिएटर में एक एयर कंपोनेंट कमांडर होगा, जिसके तहत वायुसेना की ताकत को बाकी सेनाओं के साथ, मतलब थल सेना, नौसेना के साथ एकीकृत किया जाएगा। और ऐसा तो अंडमान और निकोबार कमांड में पहले से ही हो रहा है, और काफी सफलतापूर्वक। ये बहस सिर्फ सेना के अंदर ही नहीं है, बाहर भी है। जैसे फोर्स मैगजीन के संपादक प्रवीण साहनी, वो भी वायुसेना की चिंताओं को बल देते हैं। कहते हैं कि थिएटर कमांड से एयर पावर कमजोर हो सकती है। हाँ, और देखिए,
इन चिंताओं को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। ये जायज़ चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें इन्हें सैन्य सिद्धांत के नज़रिए से, इतिहास के सबकों से और भारत की अपनी ऑपरेशनल ज़रूरतों के तराजू पर तौलना होगा। चलिए फिर सिद्धांत की बात करते हैं। युद्ध को समझने के लिए अक्सर 3 स्तरों का जिक्र होता है: रणनीतिक, परिचालन और सामरिक। स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस, टैक्टिक्स। जरा इसे संक्षेप में समझाएंगी? लक्ष्य तय करती है, जैसे दुश्मन को पीछे हटाना है या किसी इलाके पर कब्जा करना है। फिर आता है परिचालन स्तर यानी ऑपरेशनल लेवल। यहाँ पर सीनियर मिलिट्री कमांडर इन राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभियान यानी कैंपेन डिजाइन करते हैं। एक कैंपेन में कई सारी लड़ाइयाँ यानी बैटल्स शामिल हो सकती हैं। और सबसे नीचे है सामरिक स्तर, टैक्टिकल लेवल। यहाँ जमीन पर मौजूद सैनिक, जहाज या विमान असल में लड़ाई लड़ते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ। और ये सिर्फ विश्लेषण का तरीका नहीं है, बल्कि ये संगठन का भी आधार है। मतलब इससे तय होता है कि कौन क्या करेगा। बिल्कुल, ये ढांचा ये सुनिश्चित करता है कि जो सरकार की मंशा है वो नीचे अग्रिम पंक्ति तक पहुंचे, और जो नीचे छोटी छोटी टैक्टिकल कार्रवाइयां हो रही हैं वो सब मिलकर एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करें। इसका कोई उदाहरण? 1999 का कारगिल युद्ध देखिए। रणनीतिक लक्ष्य साफ था, घुसपैठियों को हटाना, एलओसी बहाल करना। लेकिन शुरू में ऑपरेशन ज्यादातर सेना पर केंद्रित था। वायुसेना बाद में शामिल हुई जब राजनीतिक मंजूरी मिली और जमीनी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इस देरी ने और समन्वय की दिक्कतों ने एक तरह से बिखरे हुए ऑपरेशनल डिजाइन की कमजोरी को दिखाया। हाँ, मुझे याद है एयर वाइस मार्शल नाना मेनन का जिक्र आता है, जो उस समय एओसी जेन के थे। उन्हें कई हेडक्वार्टर्स के बीच कोऑर्डिनेट करना पड़ा था। जी, उन्हें आर्मी की नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न एयर कमांड और दिल्ली में एयर हेडक्वार्टर सबके बीच तालमेल बिठाना पड़ा। एक सिंगल कमांडर नहीं था जो रियल टाइम में आर्मी और एयरफोर्स की ताकत को इंटीग्रेट कर सके। इससे फैसले लेने में देरी हुई। तो थिएटर कमांड इसी कमी को दूर करेगा ना? मतलब एक कमांडर के तहत जमीन, हवा, समंदर सबको लाना। हाँ, बिल्कुल। एक थिएटर कमांडर को ये अधिकार और जिम्मेदारी मिलेगी कि वो अपने थिएटर के भीतर जमीन, हवा, समंदर और अब तो साइबर और स्पेस जैसे नए डोमेन भी हैं, उन सब की लड़ाई को एक साथ एक लक्ष्य के लिए निर्देशित कर सके। इसी को कमान की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड का सिद्धांत कहते हैं। ये कमान की एकता का सिद्धांत ये कितना पुराना है और भारत में इसका विकास कैसे हुआ है? सिद्धांत तो देखिए युद्ध जितना ही पुराना है। हमेशा से सेनापतियों ने कोशिश की है कि कमांड एक हाथ में रहे। लेकिन ये जो अलग अलग लड़ाइयों को एक बड़े अभियान में पिरोने की कला है, जिसे हम आज युद्ध का परिचालन स्तर यानी ऑपरेशनल लेवल कहते हैं, इसका संस्थागत रूप 19वीं सदी में प्रशिया में विकसित हुआ। हेलमुथ वॉन मोल्टके ने इसे सिद्ध किया। दिलचस्प बात यह है कि भारत में इस ऑपरेशनल लेवल को औपचारिक रूप से हमारी प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन में अंत 2000 के दशक में ही ठीक से शामिल किया गया। अच्छा, इसका मतलब है कि आज के हमारे कई सीनियर लीडर्स को शायद इसका उतना व्यवस्थित अनुभव न मिला हो जब वो जूनियर या मिड लेवल ऑफिसर थे। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि आज बहस कई बार सिद्धांतों के बजाय अधिकार क्षेत्र या संसाधनों के बंटवारे जैसी बातों पर अटक जाती है? ये एक संभावित कारण हो सकता है, हाँ। देखिए, एक और महत्वपूर्ण चीज है कमांडर का अनुमान या कमांडर्स एस्टिमेट। ये आज की ऑपरेशनल प्लानिंग का आधार है, लेकिन ये भी भारतीय स्टाफ प्रक्रियाओं में आप कह सकती हैं हाल ही में आया है। 2000 के दशक में दशकों तक अधिकारियों को सामरिक मूल्यांकन यानी टैक्टिकल अप्रिसिएशन में ट्रेनिंग मिली। वो छोटी लड़ाइयों के लिए तो ठीक था, पर पूरे अभियान यानी कैंपेन के लिए नहीं। कमांडर का अनुमान कमांडर को मदद करता है कि वो अपने लक्ष्य, अपने पास क्या संसाधन है, दुश्मन की क्या क्षमताएं हैं, इन सब का आकलन करके एक ऑपरेशनल प्लान बनाए। ये अंतर बताता है कि क्यों कई बार ऑपरेशनल डिजाइन दिल्ली लेवल के निर्देशों तक ही सीमित रह जाता है। तो थिएटर कमांड एक तरह से इस गुमशुदा कड़ी को, इस मिसिंग मिडल को वापस लाएगा। ऑपरेशनल कमांडर को ज्यादा अधिकार, ज्यादा जिम्मेदारी और संसाधन देके। सही कहा। ये ऑपरेशनल कमांडरों को अपने अनुमान तैयार करने और सीधे ऑपरेशनल ऑर्डर जारी करने का अधिकार देगा, बजाय इसके कि अभियान का पूरा डिजाइन दिल्ली में बैठे सर्विस चीफ पर निर्भर रहे।
और सबसे जरूरी बात, उन्हें अपने थिएटर में आवंटित बल और संसाधन मिलेंगे। इससे वो तेजी से, ज्यादा स्वतंत्र रूप से और ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। इसे समझने के लिए चलिए मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण लेते हैं। वो जो पहलगाम हमले के बाद पीओके में आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले हुए थे, वो ऑपरेशन तो सफल रहा था बिना थिएटर कमांड के भी। हाँ, वो सफल रहा, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो किस तरह का ऑपरेशन था। वो एक छोटा, सीमित और बहुत ही लक्षित ऑपरेशन था। उसमें सफलता मिली क्योंकि सीडीएस, तीनों सेना प्रमुखों और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सीसीएस के बीच एक तरह का मजबूरन तालमेल बन गया था, मतलब फोर्स्ड सिंक्रोनाइजेशन। ऑपरेशन निर्देश लगभग सीधे दिल्ली से नीचे कमांड्स तक गए। इसने एक तरह से स्टाफ लेवल के निर्देशों और थिएटर लेवल के आदेशों के बीच की जो सैद्धांतिक सीमा है उसे धुंधला कर दिया। तो ये तेजी से काम करने के लिए तो ठीक था, लेकिन क्या ये टिकाऊ मॉडल है? शायद नहीं। ये एकता व्यक्तित्व और उस खास परिस्थिति पर निर्भर थी, किसी स्थायी कानूनी या संस्थागत ढांचे पर नहीं। छोटे, साफ तौर पर परिभाषित ऑपरेशन के लिए ये चल गया, लेकिन सर्विस चीफ का सीधे ऑपरेशनल लूप में होना ये असल में एक सैद्धांतिक कमी को दिखाता है। इसने लचीलेपन यानी रेजिलियंस की कीमत पर तेजी तो पैदा की। पर एक बड़े लंबे युद्ध में मान लीजिए चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध छिड़ जाएं, तब क्या ये मॉडल काम करेगा? शायद नहीं करेगा। एक बड़े युद्ध की कल्पना कीजिए। लद्दाख में भी हलचल है, अरुणाचल में भी और बंगाल की खाड़ी में भी। एक साथ कई जगह गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे में ये दिल्ली केंद्रित प्रणाली शायद चरमरा जाएगी। युद्ध हमेशा अप्रत्याशित होता है, उसमें नुकसान होता है, भ्रम होता है, जिसे फॉग ऑफ वॉर कहते हैं। ऐसे में सुरक्षा शीर्ष पर बैठे कुछ लोगों के आपसी तालमेल पर निर्भर नहीं रह सकती। वो कमान की एकता पर आधारित मजबूत, लचीली संस्थाओं पर निर्भर होनी चाहिए। मजबूरन बनाया गया सामंजस्य संस्थागत कमान की एकता का विकल्प कभी नहीं हो सकता। ये बहुत अहम बात है। चलिए अब उन आलोचनाओं पर वापस आते हैं, जैसे प्रवीण साहनी की। उन्होंने रणनीति संचालन, रणनीति के घालमेल और नई शब्दावली जैसे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, इन्फॉर्मेटाइज्ड वॉरफेयर, इनके सतही इस्तेमाल पर सवाल उठाया। हाँ, और देखिए, शब्दावली के सही इस्तेमाल की उनकी चिंता जायज है। हमें शब्दों के मतलब को ठीक से समझना चाहिए, लेकिन उनके विश्लेषण में कुछ दिक्कतें भी नजर आती हैं। पहली बात, वो कई बार सिद्धांत और संगठन को मिला देते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि समन्वय और थिएटर कमांड एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। थिएटर कमांड का उद्देश्य ही बेहतर समन्वय है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि साइबर और स्पेस जैसे डोमेन तभी अहम है जब दुश्मन बराबरी का हो, वरना ये सिर्फ सहायक यानी मल्टीप्लायर है। अच्छा। हकीकत ये है कि कोई क्षेत्र डोमेन है या नहीं, ये इस बात से तय होता है कि क्या वहाँ कार्रवाई हो सकती है और क्या उसके लिए एक समर्पित कमांड की जरूरत है, न कि इस बात से कि दुश्मन कितना ताकतवर है। और उनका वो तर्क कि पहले क्षमताएं बनाओ फिर कमांड में सुधार करो, उसका क्या? ये तर्क भी मुझे लगता है सही नहीं है। सच तो ये है कि कमांड की एकता अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षमता है। ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये सीमित संसाधनों को सही जगह, सही समय पर केंद्रित करने की क्षमता देती है। सुधार के लिए संसाधनों के अंबार का इंतजार करना एक तरह से आत्मपराजय है, क्योंकि कमान की एकता ही वो चीज है जो आपको कमी को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देती है। तो मतलब थिएटर कमांड सुधार खुद एक रणनीतिक कदम है? बिल्कुल, ये सुधार अपने आप में एक रणनीति है। इतिहास क्या कहता है इस बारे में? क्या दुनिया भर में एकीकृत कमान के उदाहरण हैं या बिखरी हुई कमान की विफलताओं के? इतिहास तो इस मामले में बिल्कुल साफ है। वो फूट को, बिखराव को सजा देता है। 1942 में मिडवे की लड़ाई याद कीजिए। जापान की नौसेना और वायुसेना की अलग अलग कमान विनाशकारी साबित हुई। उसी साल उत्तरी अफ्रीका में अमेरिकी थल सेना के विमान और नौसेना के विमान आपस में ही उलझते रहे, तब तक जब तक जनरल आइजनहावर ने एक सिंगल एयर कमांडर नियुक्त नहीं कर दिया। और फॉकलैंड युद्ध का भी उदाहरण दिया जाता है। जी हाँ, 1982 का फॉकलैंड युद्ध। ब्रिटिश एडमिरल सैंडी वुडवर्ड के पास नौसेना के कैरियर एविएशन और आरएएफ के हैरियर्स दोनों का एकीकृत नियंत्रण था, और ये निर्णायक साबित हुआ, जबकि अर्जेंटीना की कमान बिखरी हुई थी, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। आरएएफ के मार्शल आर्थर टेडर ने भी
एकीकृत कमान की जरूरत पर काफी जोर दिया था। बिल्कुल। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी सैन्य शक्ति, चाहे वो वायु हो, थल हो या जल, वो तब तक बेकार है, तब तक बर्बाद होती है, जब तक उसे एक कमांडर के तहत एक एकीकृत अभियान में न पिरोया जाए। ब्रिटेन ने इस सबक को सीखा और 1996 में परमानेंट जॉइंट हेडक्वार्टर्स PJHQ बनाया। चीन और रूस भी हाल के वर्षों में थिएटर कमांड की तरफ बढ़े हैं। भारत इस मामले में अभी भी एक अपवाद बना हुआ है। तो अगर सिद्धांत इसके पक्ष में है, इतिहास इसके पक्ष में है, दुनिया भर के अनुभव इसके पक्ष में है, तो फिर भारत में इसके प्रति इतना प्रतिरोध क्यों दिखता है और आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, प्रतिरोध सिर्फ सैद्धांतिक बहसों का नतीजा नहीं है। ये अधिकार, करियर के अवसर, संसाधनों का नियंत्रण, इन सब बातों से भी जुड़ा है। एक डर जो शायद खुलकर नहीं बोला जाता लेकिन महसूस किया जाता है, वो ये भी है कि कहीं एक सेवा, खासकर थल सेना, हावी न हो जाए। पदों के बंटवारे को लेकर चिंताएं हैं। और इतिहास ये भी दिखाता है कि ऐसे बड़े सुधार तभी होते हैं जब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति हो जो इन्हें लागू करवाए। अमेरिका में 1986 का गोल्ड वाटर निकोल्स एक्ट याद कीजिए। सेनाओं के कड़े विरोध के बावजूद उसे लागू किया गया था। और भारत में तो कई समितियां इसकी सिफारिश कर चुकी हैं ना, कारगिल रिव्यू कमेटी, गोएम, नरेश चंद्र टास्क फोर्स। जी हाँ, बिल्कुल। कारगिल समीक्षा समिति 1999, फिर मंत्रियों का समूह गोएम 2000 और नरेश चंद्र टास्क फोर्स 2011। इन सब ने कमोबेश एक ही मर्ज पहचाना था और इलाज के तौर पर एकीकृत कमांड या थिएटर कमांड की सिफारिश की थी। लेकिन इलाज अब तक टलता रहा है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? कोई हाइब्रिड मॉडल जैसा कुछ लोग सुझाते हैं? संभवतः वही भारत के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता हो सकता है। एक हाइब्रिड मॉडल शायद हमारी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। ये हाइब्रिड मॉडल कैसा दिख सकता है? इसमें ऐसा हो सकता है कि जो रणनीतिक मिशन है, जैसे हमारा परमाणु प्रतिरोध है, लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताएं हैं, दुश्मन के इलाके में गहरी घुसपैठ वाले ऑपरेशंस हैं, इन्हें शायद एक राष्ट्रीय स्तर की एयर कमांड या स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत रखा जा सकता है। ये सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व के अधीन हो, जबकि जो सामरिक वायुसेना है, यानी जो लड़ाई के मैदान में सीधे थल सेना या नौसेना की मदद करती है, जैसे करीबी हवाई मदद, क्लोज एयर सपोर्ट, हवाई सुरक्षा, एयर डिफेंस, निगरानी, इसे थिएटरों में तैनात एयर कंपोनेंट कमांडरों के तहत एकीकृत किया जाना चाहिए। वो थिएटर कमांडर को रिपोर्ट करें। अच्छा, तो इससे भूमिकाएं कैसे स्पष्ट होंगी? मतलब कौन क्या करेगा? इस मॉडल में तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, उनका मुख्य काम होगा फोर्स तैयार करना, ट्रेनिंग देना, हथियार और उपकरण मुहैया कराना और प्राथमिकताएं तय करना। इसे कहते हैं फोर्स जनरेशन और फोर्स सस्टेनमेंट। और जो थिएटर कमांडर्स होंगे, वो अपने क्षेत्र में ऑपरेशन की योजना बनाएंगे, अपने कमांडर्स का अनुमान, कमांडर्स एस्टिमेट तैयार करेंगे और ऑपरेशनल आदेश जारी करेंगे। वो लड़ाई लड़ेंगे और राजनीतिक नेतृत्व यानी CCS वो रणनीतिक निर्देश डायरेक्टिव्स देगा। तो ऐसी स्पष्टता से वो सैद्धांतिक सीमाएं फिर से स्थापित हो जाएंगी और कमान की एकता डिजाइन से आएगी, संयोग से नहीं। जी बिल्कुल। ये सुनिश्चित करेगा कि कमान की एकता संयोग से नहीं बल्कि डिजाइन द्वारा स्थापित हो, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में शायद नहीं था, वो मजबूरी का तालमेल था। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि थिएटर कमांड किसी अमेरिका या चीन की नकल करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि दुनिया की सभी प्रमुख सेनाएं ऐसा क्यों कर रही हैं, और ये भारत की अपनी सैद्धांतिक और संरचनात्मक कमियों को दूर करने के बारे में है। बिल्कुल सही। और युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए और हमारे पड़ोस में जिस तेजी से सैन्य क्षमताओं का विकास हो रहा है, उसे देखते हुए भारत इस सुधार में और ज्यादा देरी करने का जोखिम नहीं उठा सकता। तो आज हमने भारत में सैन्य थिएटर कमांड की जरूरत क्यों है, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं, इसका सैद्धांतिक आधार क्या है, इतिहास से क्या सबक मिलते हैं और एक संभावित हाइब्रिड मॉडल क्या हो सकता है, इन सब पर विस्तार से चर्चा की। ये साफ है कि ये एक जटिल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये विषय न सिर्फ UPSC उम्मीदवारों के लिए बल्कि हर उस नागरिक के लिए प्रासंगिक है जो देश की सुरक्षा संरचना को समझना चाहता है। उम्मीद है कि ये चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी। और जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। सैन्य सुधारों में, खासकर कमान संरचना जैसे इतने बुनियादी सुधारों में अगर देरी होती है
तो उसका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर लंबे समय में क्या असर पड़ सकता है, खास तौर पर तब जब हमारे पड़ोसी देश अपनी सैन्य क्षमताओं का लगातार आधुनिकीकरण और एकीकरण कर रहे हैं। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। यदि श्रोताओं को यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वे इसे लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं। अपने प्रश्न और विचार नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करने के लिए उनका स्वागत है। अगली गहन चर्चा तक नमस्कार।